जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th फिजिकल ज्योग्राफी में हमने कंप्लीट यूनिट 3 तक डिस्कशन कर लिया है। प्रत्येक चैप्टर के साथ हमने जितने भी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उन्हें भी काफ़ी डिटेल वे में कवर किया है। नाउ यूनिट 4 की शुरुआत करेंगे और क्लाइमेट वाला जो सेक्शन है इससे डील करेंगे। इस चैप्टर आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम क्या पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में समझेंगे कि जो हमारा वायुमंडल है, जो एटमॉस्फेयर है, उनके क्या कंपोजिशन है, यानी कौन कौन से गैसेज हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, और वेदर पैटर्न के बारे में समझेंगे। क्लाइमेट के इफेक्ट को, क्लाइमेट के एलिमेंट्स को समझेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे इंसोलेशन की। इंसोलेशन में किस तरीके से इंसिडेंस का एंगल और डिस्ट्रीब्यूशन, हीट बजट, किस तरीके से अर्थ की जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहती है, हीटिंग कूलिंग जो अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, टेम्परेचर, इन चीज़ों पर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे प्रेशर का क्या प्रभाव है हमारे प्लेनेटरी सिस्टम में, प्लेनेटरी सीजनल लोकल एयर मासेस में। और इसके बाद बात करेंगे प्रेसिपिटेशन की, जिनमें सभी चीज़ें जैसे वाटर वगैरह भी शामिल कर लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन हमारा आएगा कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन के बारे में। आपने ज़रूर सुना होगा, अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसके बारे समझेंगे, जो कि वर्ल्ड क्लाइमेट का पैटर्न दिया गया था कोपेन के द्वारा। और ग्रीन हाउस इफेक्ट और जो अन्य एटमॉस्फेरिक इवेंट्स हैं जैसे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। ये हमारा चैप्टर 8 है, कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये काफ़ी ब्रीफ चैप्टर है जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर को समझेंगे कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, इसका कॉम्पोजिशन किस तरीके का देखने को मिलता है, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन चीज़ों पर बात करेंगे। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो एटमॉस्फेयर की रेलेवेंस है हमारे लाइफ में, इस पर बात करता है। कहा जा रहा है कि एक पर्सन बिना एयर के नहीं जी सकता। जैसे अगर मैं बात करूं भोजन वगैरह की, तो ये तो ठीक है, कुछ टाइम तक, कुछ घंटे तक सरवाइव कर सकते हैं हम। बट जो ब्रीदिंग ऐसी चीज़ है, यानी जो एयर है, उसकी नीड हमें हर कुछ सेकंड में डेफिनेटली पड़ती है, और बिना एयर के सरवाइव करना किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यही बातें हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली वो ये है कि एयर काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है अर्थ के मास का, यानी पृथ्वी के द्रव्यमान का। और जो 99% टोटल मास है एटमॉस्फेयर का, ये 32 किलोमीटर की हाइट तक ही देखने को मिलेगा। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए अर्थ सरफेस है, तो सरफेस से लेकर 32 किलोमीटर तक जितनी भी अर्थ की गैसेज हैं उनका 99% मास देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 32 किलोमीटर तक ही जो गैसेज हैं उनका जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और एयर, जैसा कि हमें पता है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, और जब ये विंड के जैसे ब्लो करेगी तभी हम इसे फील कर सकते हैं। ना बात करें अगर कॉम्पोजिशन की, तो एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन किस तरीके का देखने को मिलेगा। गैसेज शामिल होंगी, नो डाउट। वाटर वेपर, जिसे हम लोग जलवाष्प कहते हैं, ये भी है। डस्ट पार्टिकल काफ़ी सारे एटमॉस्फेयर में देखने को मिलते हैं। जब पॉल्यूशन पर बात करेंगे तब और डिटेल में इस पर बात करेंगे, किस तरीके से अलग अलग कंपाउंड है, जैसे सूट हो गई, डस्ट हो गया। इसके बाद और भी जैसे पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं, जो काफ़ी छोटे साइज़ में होते हैं। ओके, आपको पता भी होगा पार्टिकुलेट मैटर 2.5 से जो नीचे होता है वो तो डायरेक्टली लंग बैरियर में एंटर कर सकता है, राइट। तो काफ़ी हार्मफुल चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, और इस पर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा अगर यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात करें कि क्या जो गैसेज हैं उनका प्रोपोर्शन क्या समान मात्रा में देखने को मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। इनफैक्ट गैसेज का जो प्रोपोर्शन है वो हाइट बढ़ने के साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ घट जाता है, काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी में देखने को मिलेगा 120 किलोमीटर की हाइट के बाद। और इसी तरीके से जो बहुत इंपॉर्टेंट गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये चीज़ें भी 90 किलोमीटर के बाद आप कह लें कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएंगी। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिए। स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन बनते हैं तो काफ़ी अच्छे तरीके से फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन को, तो इस टाइम पे ऐसे स्टेटमेंट बहुत हेल्पफुल होंगे। नाउ बात करते हैं वायुमंडलीय गैसों की, यानी गैसेज ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो इसमें स्टार्टिंग वाले जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, 78% के आसपास नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी। और सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन गैस आती है, जो कि ऑब्वियसली लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 21% देखने को मिलेगी। और थर्ड नंबर पे आती है आर्गन। देखिए यहाँ पे मिस्टेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ऑप्शन जब फ्रेम किए जाते हैं तो आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन। तो आपको लगेगा मे भी हो सकता है सही हो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है, हम लोग डे टू डे लाइफ में ज़्यादा इस पर बात करते हैं। तो लेकिन ये ऑर्डर बिल्कुल भी गलत है, बिकॉज आर्गन की परसेंटेज देखें तो 0.93 देखने को मिलेगी, और इसके मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड की काफ़ी कम होती है, 0.03।
तो ये परसेंटेज काफ़ी कम है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड का क्या महत्व है, किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं ह्यूमन लाइफ में, इन चीज़ों पर भी हम बात करेंगे। तो स्टार्टिंग के एटलीस्ट 4 तो आपको ध्यान होने ही चाहिए, और 5 तक अगर आप याद रख लें तो इनफ होगा। बाकी हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनन ये काफ़ी कम मात्रा में है, तो इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बट स्टार्टिंग वाले 3 एटलीस्ट ध्यान होने चाहिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, और कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में ध्यान रखिए। 0.03% के आसपास देखने को मिलता है। नाउ हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं कि जो अन्य यानी अलग अलग तरह के जो गैसेज हैं, क्या इफेक्ट या क्या इम्पैक्ट हमारी लाइफ में इनके कारण पड़ता है। सबसे पहले अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट गैस देखने को मिलेगी, बिकॉज ये ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट होने का क्या फ़ायदा है, देखिए ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो यहाँ से हमें पता है सोलर रेडिएशन, जिसे इंसोलेशन कहते हैं, वो आती है, और जो सनलाइट ये पहुंचती है, अब ये ओपेक होती है आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए। यानी ये तो ट्रांसपेरेंट है, यानी जब सनलाइट पड़ती है तो डेफिनेटली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बैरियर को पार करके इंसोलेशन धरती की सतह तक यानी अर्थ की सरफेस तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होगा, यानी ये जो रेडिएशन हुआ है सनलाइट का, ये जब वापस पहुंचना चाहेगा वायुमंडल की ओर, तब क्या देखने को मिलेगा, तब ये देखने को मिलेगा कि ये गैस ओपेक का कार्य कर रही है। ओपेक का कार्य कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये गैसेज, आप कह लें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो ब्लैंकेट बना है वो इंसोलेशन को वापस नहीं जाने दे रहा, राइट। तो इस तरीके से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये ऑब्जर्व कर लेता है काफ़ी सारे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, और इस तरीके से कुछ ही पार्ट जो है रिफ्लेक्ट हो पाता है। और आपको पता होगा ये जो प्रभाव की मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस के बारे में आपको ज़रूर पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिनोमिना है हमारे अर्थ के पर्पज से अगर हम देखें तो। और ये काफ़ी बड़ा रीज़न भी बन रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को घटाने पर जोर दिया जा रहा है, बिकॉज अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो डेफिनेटली अर्थ का टेम्परेचर भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो जो हमारे फॉसिल फ्यूल हैं, इनकी बर्निंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है। और इसके अलावा अगर बात करें ओजोन की, तो ओजोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और 10 to 50 किलोमीटर के बीच देखने को मिलेंगे अर्थ सरफेस की। अगर मैं बात करूँ तो अर्थ सरफेस से ऊपर। इसके अलावा ये भी अगेन फिल्टर का कार्य करते हैं, जैसा कि हमें पता है ओजोन लेयर के बारे में, जो कि किस स्फीयर में देखने को मिलती है, 90% पार्ट स्ट्रेटोस्फीयर में होता है। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर में देखने को मिलेगी। और ओजोन लेयर में जो ओजोन गैस की मात्रा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो सनलाइट से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, इन्हें रोकने का कार्य करती हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाएंगी तो आपको पता है क्या क्या हानिकारक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बहुत तरह के रोग देखने को मिल सकते हैं, स्किन कैंसर और भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ सकती हैं अगर डायरेक्टली यूवी रेज पहुंचती हैं तो। ना एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए, जब बात आई है यूवी रेज की, तो दोस्तों जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इन्हें 3 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। वेवलेंथ के आधार पे ये कैटेगरी बनाई गई है। यानी वेवलेंथ के बारे में आपको पता है, मैंने कई बार बताया है, वेव की जो लेंथ होती है वो वेवलेंथ कहलाती है। और ये एक बात तो आपको और पता होगी, मैंने लास्ट के लेक्चर्स में बताया है कि जो वेवलेंथ है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पेनेट्रेशन पावर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो जो पेनेट्रेशन पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगी पेनेट्रेशन पावर के। यानी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली पेनेट्रेशन पावर कम होगी। अब इसे यहाँ पे समझते हैं। देखिए जो वेवलेंथ होती है 315 से लेकर 399 नैनोमीटर तक, ये यूवी ए रेज कहलाती हैं। ए बी सी 3 कैटेगरीज हैं, और दूसरा है यूवी बी, और तीसरा है यूवी सी। और यहाँ पे नैनोमीटर पे ध्यान दीजिए। नाउ आप ये मत सोचिएगा कि ये 315 है यानी इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, यानी यूवी ए की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे नैनोमीटर की बात की गई है। और 1 नैनोमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 10⁹ मीटर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको पता है ये माइनस में आ गया, यानी डिवाइड जब हम करेंगे तो पॉइंट के पीछे आपको पता है 9 जीरोज आ जाएंगे, यानी ये छोटा बन जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज ये माइनस है। तो इस वजह से सबसे छोटा वेवलेंथ किसका देखने को मिल रहा है, यूवी ए का, इसके बाद यूवी बी का, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो वेवलेंथ देखने को मिल रही है ये यूवी सी की। ये चीज़ें आपको याद नहीं रखनी, मैं बताता हूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए एब्जॉर्प्शन लेवल की बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो ओजोन लेयर है ये यूवी रेज को एब्जॉर्व करती हैं, बट क्या यूवी ए रेज को एब्जॉर्व करती हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर, ठीक है। और दूसरा देखिए यूवी बी रेज की बात करते हैं, तो जो यूवी बी रेज हैं ये मोस्टली तो ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ जो है यहाँ पे पेनेट्रेट करके अर्थ की सतह तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। यूवी बी की बात करते हैं, यानी ये आप कह सकते हैं कि ये पार्सली एब्जॉर्ब की जाती हैं। और यूवी सी रेज की बात करें तो ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन लेयर के द्वारा।
ठीक है, तो यूवी ए रे एब्जॉर्ब नहीं की जाती, नो लिखिए। क्या ये की जाती है? पार्शियली यस। क्या यूवी सी रेज ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती? आंसर है, इसका क्या आंसर है? डेफिनेटली यस। ठीक है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ली जाती है। सो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई कि आप इस फिगर को समझ पाएँ। देखिए हमारी स्किन है, एपिडर्मिस वगैरह, डर्मिस आपको पता होगा ये। तो स्किन को सबसे ज़्यादा पेनेट्रेट कौन सी करेगी? ऑब्वियसली यूवीए। क्यों? क्योंकि इनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है। देखिए 350 नैनोमीटर, यानी काफ़ी छोटा हुआ ना 250 के मुकाबले। अगेन मैंने आपको बताया नैनोमीटर का मतलब पॉइंट में है, माइनस में है, इस वजह से ये छोटा देखने को मिलेगा। तो इस वजह से यूवीए रेज सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, बिकॉज ये स्किन तक काफ़ी अंदर तक पेनेट्रेट कर सकती हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो यूवीए रेज एब्जॉर्ब भी नहीं की जाती हैं ओजोन लेयर के द्वारा, राइट। इस वजह से ये और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाती हैं। जबकि यूवी बी रेज तो मोस्टली एब्जॉर्ब ही कर ली जाती हैं, केवल कुछ ही परसेंटेज पहुंचता है। और यूवी सी, यानी अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यूवी सी रेज हमें नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। और यूवी बी रेज थोड़ा बहुत आप कह लें कि इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, बट सबसे ज़्यादा जो हमें नुकसान करेंगी वो यूवी ए रेज है। पहली चीज़ तो इसका पेनेट्रेशन पावर काफ़ी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ तो ये की जो वेवलेंथ है वो कम देखने को मिलती है। इस कारण से जो यूवी ए रेज है ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। नाउ वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। CAPF का क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। यानी ओजोन की जो प्रेजेंस है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती हैं? अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को, केवल अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को, इंफ्रारेड बी रेडिएशन को, या आउट गोइंग अल्ट्रा बी रेडिएशन एंड इनकमिंग अल्ट्रावायलेट ए, राइट। तो बताइए फिर इसका क्या आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से। सो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो अल्ट्रावायलेट ए होती है, यूवी ए रेज जो होती हैं, ये एब्जॉर्ब नहीं की जाती ओजोन लेयर के द्वारा, जबकि बी थोड़ी सी की जाती है पार्शियली, और यूवी सी कंप्लीटली एब्जॉर्ब की जाती हैं। तो क्या आंसर ऑप्शन ए होगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखिए दोनों की बात कर दी गई, बट हमें पता है कि जो यूवी ए रेज होती हैं ये एब्जॉर्ब नहीं की जाती, राइट। तो ए तो आंसर होगा नहीं। ऑप्शन बी देखिए, अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन, हाँ ये अब्जॉर्ब की जाती है, हालांकि पार्शियली की जाती है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखो तो यही से ये आंसर बनेगा। इंफ्रारेड वी रेडिएशन की कोई बात ही नहीं है, आउट गोइंग इनकमिंग ऐसा नहीं होता यहाँ पे, राइट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नाउ ये क्वेश्चन डेफिनेटली अब टफ है। अगर मैं NCERT के अकॉर्डिंग देखूँ तो ये चीज़ें उतनी डिटेल में क्लासीफाई नहीं की गई हैं, बट ये चूंकि ह्यूमन को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं, इस वजह से काफ़ी महत्व देखने को मिलता है। तो आई होप अब आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि अल्ट्रावायलेट ए, बी और सी में कौन सी हार्मफुल है, किनका पेनेट्रेशन पावर ज़्यादा है, और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये चीज़ें आप काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। नाउ दोस्तों बात करते हैं वाटर वेपर की। तो वाटर वेपर का मतलब जलवाष्प होता है, और ये वेरिएबल गैस है, यानी चेंज होगी डेफिनेटली एटमॉस्फेयर में। अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आप देखें तो ऊंचाई बढ़ेगी तो वाटर वेपर की मात्रा भी तो घटेगी। और वार्म और वेट ट्रॉपिक्स में अगर देखें तो ये 4% देखने को मिलेगा एयर बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जबकि ड्राई और कोल्ड एरियाज में जैसे डेजर्ट, पोलर रीजन, इन जगहों पे 1% से भी कम देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीज़न तो काफ़ी आसान है, बिकॉज टेम्परेचर जहाँ पे पानी की मात्रा होगी ज़्यादा, वहीं पे जलवाष्प भी ज़्यादा बनेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए वाटर वेपर घटती जाती हैं इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। इसका भी रीजन आपको पता है, इक्वेटर में ज़्यादा बारिश होती है पोल्स के मुकाबले, ठीक है। तो इस वजह से वाटर वेपर भी ज़्यादा बनेंगे, और पोल्स की तरफ जाने पर ये घटते जाएंगे। देखिए ये चीज़ें MCQs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज़ें ध्यान होंगी तो काफ़ी आसानी से आप इस तरह के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा इंसोलेशन को एब्जॉर्व करेगी क्या? हाँ ऑब्वियसली करेगी। और इसके अलावा एक बात जो और आपको ध्यान रखनी है, अर्थ रेडिएटेड हीट को ये प्रिजर्व करके रखेंगी, और इस तरीके से ये ब्लैंकेट का काम करती हैं, जिसमें एलोविंग द अर्थ नाइदर टू बिकम टू कोल्ड नोर टू हॉट, यानी हीट बजट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आ गया। अर्थ को ना ही ज़्यादा कोल्ड होने देगी ना ही हॉट, बिकॉज ये एज अ ब्लैंकेट कार्य करती हैं अर्थ के लिए। और इसके अलावा स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइन होती हैं वाटर वेपर से। नाउ दोस्तों बात करते हैं डस्ट पार्टिकल्स की। तो एटमॉस्फेयर के पास सफिशिएंट कैपेसिटी है स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स को रखने की, और इसके अलावा भले ही ये किसी भी सोर्स से उत्पन्न हो। और जैसा कि मैंने बताया, सूट हो गए, आस हो गए, पोलन डस्ट, अलग अलग तरह के डस्ट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। डेफिनेटली ये साइज़ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करेगी, जितनी छोटी साइज़ का होगा ये उतना ज़्यादा ह्यूमन के लिए हार्मफुल होगा। इसके अलावा ये जनरली आपको लोअर लेयर में ही कंसनट्रेटेड देखने को मिलेंगे एटमॉस्फेयर में। इसका भी रीज़न ऑब्वियस है ना, जिस जगह से एमिट होगी उसके पास में ही ज़्यादा कंसनट्रेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हायर कंसनट्रेशन होता है डस्ट पार्टिकल का तो ये सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है, और टेम्परेट रीजन में भी। क्यों? क्योंकि ड्राई विंड्स होती हैं। अगर इक्वेटर और पोलर रीजन के कंपेयर करें तो ड्राई विंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंसनट्रेशन है, जो मात्रा है डस्ट पार्टिकल्स की, वो बढ़ जाएगी।
इसके अलावा डस्ट और जो साल्ट पार्टिकल हैं ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का भी काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है कि ये वाटर वेपर जो है वो कंडेंस करेगी और जिससे क्लाउड्स वगैरह बनेंगे। बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का मतलब नमी की मात्रा से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताइए कि जो वायुमंडल है इसमें जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, इसे किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया जाता है? ह्यूमिडिटी इन एयर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट? नाउ बात करते हैं एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की। तो एटमॉस्फेयर में जैसा हमें पता है डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलते हैं और जिनकी डेंसिटी वेरी करती है, टेम्परेचर भी वेरी करता है। सो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ये अलग अलग डिफरेंट लेयर्स में डिवाइडेड है। 5 डिफरेंट लेयर्स देखने को मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो यहाँ पे मैं प्रत्येक पर डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज इस पर मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने अर्थ के एटमॉस्फेयर के लेयर्स पर डिस्कस किया है। और देखिए उस वीडियो में ये चीज़ें तो खैर मिलेंगी ही आपको डिटेल वे में, इसके अलावा 25 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारे सीडीएस, एनडीए और यूपीएससी के जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं यूपीएससी के द्वारा, उन सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन भी देखने को मिलेगा। ना ये वीडियो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में भी मैं डाल दूंगा। इन दोनों जगहों से लिंक से आप देख सकते हैं और ज़रूर देखिए बिकॉज यहाँ पे मैंने ट्रिक भी बताई है आपको कि कैसे आपको इन लेयर्स का ध्यान रखना है, या ओजोन लेयर कहाँ पे देखने को मिलेगी, या कौन से लेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने पे घटेगा, या जो पैटर्न है वो किस तरीके से बदलेगा। ये चीज़ें ज़रूर आपको ध्यान में रखनी है। सो इसी बुक से मैंने पढ़ाया है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर में कंप्लीट। आप देखेंगे मैंने यहाँ तक कंप्लीट इस चैप्टर को डिस्कस किया, स्ट्रक्चर वाला जो पार्ट है यानी जो एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं उनके विषय में। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर कवर कर लीजिए बिकॉज ये वाला सेक्शन मैंने सेपरेटली डिस्कस कर लिया है। नाउ आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं। देखिए क्या पूछा जा रहा है कि मेजर पोर्शन एटमॉस्फेयर में कौन से गैस का देखने को मिलेगा। आसान से सवाल है, नाइट्रोजन हमें पता है। कौन सा एटमॉस्फेरिक लेयर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो उस वीडियो में आपको कंप्लीट डिस्कशन मिलेगी। वैसे ट्रिक भी मैंने बताई थी आपको, अगर याद हो तो, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। तो ट्रोपोस्फेयर ऑब्वियसली। इसके अलावा ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है, उस वीडियो को कवर करने के बाद काफ़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पूछा जा रहा है कि कौन सी इनकमिंग सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगी। अभी हमने डिस्कस किया है, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद आप जरूर एटमॉस्फेरिक लेयर वाला वीडियो कवर कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर पर बात करेंगे। देखिए ये जो हमारा सेक्शन है क्लाइमेट वाला जो सेक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें जो अलग अलग कंपोनेंट्स है, खास करके वाटर वाला जो हमारा चैप्टर रहेगा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक एक चैप्टर में जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं चैप्टर वाइज, उसी तरीके से चलेंगे और एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।